नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग जीवन की मौलिक इकाई अध्याय को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पिछली कक्षाओं में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानकारी हासिल की। आज चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना किस प्रकार से होती है। तो आइए बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अध्ययन करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाएं बच्चों, यहाँ भी एक झिल्ली से घिरी हुई होती है कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक झिल्ली से घिरी होती है। इन्हें हम कोशिका झिल्ली का नाम दे रहे हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो यहाँ पर जो मैं आपके सामने उदाहरण बता रहा हूँ, यह यूकैरियोटिक कोशिका जंतु कोशिका का मैं चित्र आपको बनाकर यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में बता रहा हूँ। जब यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना हम लोग देख लेंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे, उनका अंतर जान जाएंगे, तब फिर हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका का भी अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी दो प्रकार की हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो उनके बीच में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। तो बच्चों, अभी आपको जो मैं यूकैरियोटिक कोशिका की उदाहरण दे रहा हूँ बनाने, आपको जो चित्र आपके सामने बना रहा हूँ, यह जंतु कोशिका का चित्र है। आप इस बात को ध्यान देंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका एक चारों तरफ झिल्ली से घिरी होती है और इस झिल्ली का नाम हम लोग कोशिका झिल्ली देते हैं। और इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर बीच में यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, वह चारों तरफ एक झिल्ली से घिरा हुआ है और यह झिल्ली भी कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में इसमें भी रास्ते बने हुए हैं और यह झिल्ली भी दो लेयर की बनी हुई है। कितनी लेयर की है बच्चों? दो लेयर की बनी हुई है। ध्यान देंगे आप, यह झिल्ली भी दो लेयर की बनी है। अगर आप मेरे साथ साथ बनाते हैं तो आपको चित्र बनाने में कभी परेशानी नहीं होगी और आप परीक्षा में भी बहुत आसानी से चित्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यह दो हो गई और यहाँ से फिर इस तरीके से हम लोग इसे लाके जोड़ देंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे भी आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ से जो मेम्ब्रेन शुरुआत हो रही है, यह मेम्ब्रेन आपस में ही एक तरीके से अंदर अंदर जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी आप उसी तरीके से बनाएंगे। और इधर भी इसी प्रकार से यह इस प्रकार की मेम्ब्रेन जो है बनी हुई। अब यह जो संरचना बन के तैयार हुई है और इसके अंदर हमारा
जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित रहेगा और यह अनुवांशिक पदार्थ उलझे हुए धागे के समान हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो इसे उलझे हुए धागे के समान है। इसके अंदर ही एक और गोलाकार संरचना भी पाई जाती है जो थोड़ा गाढ़ा है। अन्य स्थानों के अपेक्षा यह थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा आपको दिखाई पड़ेगा। तो यह हमारा अनुवांशिक पदार्थ हो गया। अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ जिसको कि हम लोग डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर एक और घनाकार गोलाकार संरचना दिखाई पड़ती है। इस संरचना को हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। और यह पूरी संरचना जो हो गई, इस पूरी संरचना को हम लोग केंद्रक का नाम देंगे। इस पूरी संरचना को हम लोग केंद्रक का नाम देंगे। और केंद्रक के जो चारों तरफ इस तरह से मेम्ब्रेन से बनी हुई संरचना है, इन संरचनाओं का नाम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और यदि इन अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम अनुपस्थित हो तो यह चिकनी हो जाएगी। और यदि इन अंतःप्रद्रवी जालिका के सरफेस पर राइबोसोम उपस्थित हो जाएं, राइबोसोम अगर उपस्थित हो जाएं तो इनका सतह चिकना ना रहेगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? खुरदरा हो जाएगा, क्योंकि इनके सतह पर क्या उपस्थित है? राइबोसोम उपस्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसे भी हम लोग अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहेंगे, परंतु यह खुरदरी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? खुरदरी हो जाएगी। अंतःप्रद्रव्यी जालिका दो प्रकार की हो गई। यदि राइबोसोम अनुपस्थित है तो वह चिकनी हो जाएगी, और अगर राइबोसोम उपस्थित हो जाए तो वह खुरदरी हो जाएगी। तो यह भी कैसी हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी, और यह भी चिकनी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान देना है, यह परमानेंट माने अस्थायी रूप से चिकनी और खुरदरी नहीं होती। समय अनुसार, ज़रूरत के अनुसार इससे राइबोसोम चिपकते रहते हैं और हटते रहते हैं। तो यदि किसी समय ज़रूरत है तो राइबोसोम इससे आके चिपक जाते हैं, तो वह खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका बन जाएगी। और यदि वहाँ से राइबोसोम हट जाते हैं तब वह चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका का निर्माण करेगी। इसके अलावा बच्चों, इस कोशिका झिल्ली में और भी अंगक पाए जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण अंगक है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, और उस अंगक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरीके से आप संरचना बनाएंगे बच्चों। यह क्या है? यह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया यह बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली फोल्ड हो गई है और हमारे अंगुलियों के जैसी प्रोजेक्शन बना रही है। इन प्रोजेक्शन को हम लोग विलाई कहते हैं।
विलाई जैसी संरचना, या इनको विलाई कहेंगे, और असल में इनको हम लोग माइक्रो विलाई कहें, माइक्रो विलाई कहें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि यह एक कोशिका की सतह पर बनी हुई है। विलाई आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। विलाई में हमारी छोटी आंत में भी इसी तरह की संरचना पाई जाती हैं। तो माइक्रो विलाई और विलाई में एक मुख्य अंतर है कि माइक्रो विलाई कोशिका झिल्ली की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अंगुलियों की जैसी संरचना है, जबकि विलाई भी अंगुलियों की जैसी संरचना है, लेकिन उनमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, जबकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स का सप्लाई नहीं है। इसलिए इनको माइक्रो विलाई कहना ज़्यादा उचित है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें एक और भी संरचना जो बहुत महत्वपूर्ण है वह पाई जाती है गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी क्या है बच्चों? देखिए, यह भी मेम्ब्रेन के जैसी ही संरचना है। मेम्ब्रेन की जैसी संरचना है बच्चों, और ये भी बहुत सारी इस तरीके की इन संरचनाओं को हम लोग गोल्जी काय कहते हैं, गोल्जी काय कहेंगे। ऐसी संरचना को हम लोग गोल्जी काय कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है सेल में, और यहाँ पर बस एक आप लोग को दर्शाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सेल में, कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी। चूँकि हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के संरचना पढ़ रहे हैं, इसलिए सभी अंगकों का जानकारी होना हम लोग को आवश्यक है। अब इस कोशिका की झिल्ली के अंदर जो जगह है, इसमें एक द्रव्य भरा रहता है, और इस द्रव्य को हम लोग कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के नाम से कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, और इसी द्रव्य में ही ये सारे अंगक जो हैं तैर रहे हैं। तो इस द्रव्य को हम लोग कोशिका द्रव्य कहेंगे। इस द्रव्य को क्या कहेंगे बच्चों? कोशिका द्रव्य कहेंगे। इसी प्रकार का एक द्रव्य न्यूक्लियस में भी भरा रहता है, केंद्रक के अंदर भी भरा हुआ रहता है। एक अन्य प्रकार का द्रव्य केंद्रक के अंदर रहता है, और इसे हम लोग केंद्रक द्रव्य कह सकते हैं। इन द्रव्यों को हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, यहाँ पर देखिए एक पोर है, एक यहाँ पर पोर है, जगह खाली है, इसे हम लोग केंद्रक छिद्र कहते हैं। और इस केंद्रक छिद्र के द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का आदान प्रदान होता रहता है। कुछ राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका से चिपके हुए रहते हैं, और कुछ राइबोसोम फ्री में भी रहेंगे, मतलब वह कोशिका द्रव्य में हैं, किसी से चिपके हुए नहीं है, तो इनको राइबोसोम कहा जाएगा। इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं।
दो छड़ के आकार की संरचना एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर रहती हैं और इन्हें हम लोग सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। सेंट्रोसोम या हिंदी में इनको तारक काय सेंट्रोसोम भी कहते हैं इनको। कुछ तेल के कण भी इसमें पाए जाएंगे, लिपिड ड्रॉपलेट भी पाए जाएंगे। इसके अलावा एक और इसमें संरचना पाई जाती है जो एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम उपस्थित रहते हैं। इस संरचना को हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम कहा जाता है। लगभग जितनी भी महत्वपूर्ण अंगक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं उनकी संरचना मैंने यहाँ पर कर दी है। अब ज़रा इनको जल्दी से हम लोग देख लें कि यह यूकैरियोटिक जंतु कोशिका जो है चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरी हुई रहेगी और इस झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहेंगे। इस कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव्य भरा हुआ है और इन द्रव्य को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बीच में एक संरचना पाई जाती है जिनको हम लोग केंद्रक कहते हैं और केंद्रक चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है और यही झिल्ली बाहर की तरफ एक अन्य संरचना अंतःप्रदव्य जालिका से घिरी हुई रहती है। यदि राइबोसोम अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर उपस्थित हों तो उन्हें हम खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका कहेंगे और यदि अनुपस्थित हो तो उन्हें हम चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका कहेंगे। केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनको डीएनए कहा जाता है और इसी के अंदर एक और घनाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रक के अंदर भी एक तरल पदार्थ है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का आदान प्रदान होते रहता है केंद्रक छिद्र के द्वारा। अब इस कोशिका द्रव्य में कुछ अन्य संरचनाएं भी पाई जाती है बच्चों, आइए उनका अध्ययन कर लें। यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया अंगक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी का उत्पादन करते हैं। कोशिका का इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। जब कोशिका की विस्तृत जानकारी हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक अंगक के बारे में हम लोग उनकी जानकारी, उनके कार्य को विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और इसके अलावा राइबोसोम उपस्थित रहते हैं, तेल के कण उपस्थित हैं, एक अन्य प्रकार का अंगक मौजूद है, यह भी मेम्ब्रेन का ही बना हुआ अंगक है, इसे गोल्जी काय कहते हैं। एक और अन्य अंगक है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंजाइम भरा हुआ रहता है। यदि लाइसोसोम फट जाए तो वह इस कोशिका की मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। छोटे छोटे वैक्यूल्स मतलब कई होते हैं, इनके अंदर कुछ द्रव्य भरे रहते हैं परंतु उनमें वैसा एंजाइम नहीं रहता है। छोटे छोटे वैक्यूल्स रहेंगे
जिसे कि हम लोग रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका, इनको हम लोग रिक्तिका कहते हैं। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में एक बाहर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली की तरह संरचना पाई जाती है। इन्हें हम लोग माइक्रोविलाई का नाम देते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर, आप अपने जस्ट पिछली कक्षा में देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कितनी सिंपल कोशिकाएं थी, कितनी साधारण थी, और जस्ट यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ही जटिल हो गई है। इसमें एक और अंगक बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं। वह क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, परंतु वह यूकैरियोटिक कोशिका का भी एक महत्वपूर्ण अंगक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी दो प्रकार की हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो कुछ अंगक जैसे कि सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाएंगे, और कुछ अंगक जैसे कि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाए जाएंगे। तो जब मैं पादप कोशिका का चित्र आप लोग को बताऊंगा, उस समय क्लोरोप्लास्ट का वहाँ संरचना पढ़ेंगे। अभी यूकैरियोटिक कोशिका में यहाँ पर जंतु कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका जटिल कोशिका हो गई, और यूकैरियोटिक कोशिका इन्हीं प्रकार की कोशिकाओं से जंतुओं का निर्माण हुआ है। हमारा शरीर, हमारे शरीर की कोशिका भी, मनुष्य के शरीर की कोशिका भी यूकैरियोटिक कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। यदि आप मानव शरीर की किसी कोशिका को अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें भी इतनी प्रकार की जटिलताएं मौजूद हैं, जबकि अगर हम जीवाणु की कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे तो जीवाणु की कोशिकाओं में इतनी प्रकार की जटिलताएं नहीं हैं। इस प्रकार से कोशिकाओं के जटिलता के आधार पर दो प्रकार हो गए। पहले जो साधारण कोशिकाएं हैं उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहें, और जिनका निर्माण बाद में हुआ उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहें। बच्चों अभी हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया। अब इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संरचना के अध्ययन के पश्चात हम स्थिति में हैं, इस स्थिति में हैं कि अब दोनों कोशिकाओं का अंतर पता कर लिया जाए। और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में अधिकतर बार पूछा गया है कि आप यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखें। तो आइए बच्चों हम लोग ज़रा जल्दी से उसको देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर पाया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं लिखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जैसा कि बच्चों आपको मैंने बताया कि जब भी आपसे अंतर पूछे तो आप बीच में लकीर जरूर खींचेंगे, और लकीर खींचने के पश्चात एक साइड प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे साइड यूकैरियोटिक कोशिका लिखिए, और एक एक करके हम अंतर पता करते हैं, दोनों में देखते हैं। तो बच्चों पहला जो पॉइंट है हम इसको आकार के आधार पर लेते हैं। आकार, ठीक, आकार के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी कोशिकाएं होती है, सूक्ष्म होती हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है बच्चों? छोटा होता है, और इसका लगभग ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखी जाती है, तो इनका आकार माइक्रोमीटर में हो जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है आकार में बड़ी हो जाती हैं, और इनकी लंबाई जो है लगभग 5 से 100 माइक्रोमीटर के रेंज में रहती है। जबकि
इसका 1 माइक्रोमीटर से छोटी ही रहती है, 1 माइक्रोमीटर से छोटी ही रहेगी। ठीक है बच्चों, मतलब यह साइज में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होगा और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार छोटा होगा। ये 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को भी देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं कुछ बड़ी होती हैं, प्रोकैरियोटिक की तुलना में ये कुछ बड़ी हो जाएंगी। आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर नग्न रहेंगे आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि डीएनए जो है नग्न रहेगा, अर्थात ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होगा। जबकि मैंने अभी जब चित्र बनाया यूकैरियोटिक कोशिकाओं का तो आपने देखा आनुवांशिक पदार्थ झिल्ली से घिरा हुआ था। अगला लक्षण है केंद्रक। यहाँ पर केंद्रक अनुपस्थित होंगे जबकि यहाँ पर केंद्रक उपस्थित होंगे। यहाँ पर सुस्पष्ट केंद्रक है। कैसा केंद्रक है? सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित है बच्चों। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। गुणसूत्र यानी कि डीएनए देखे थे कि यहाँ पर एक ही डीएनए था और वह सर्कुलर था, गोल जैसा बना हुआ था, एक ही डीएनए था, जबकि यहाँ पर उलझे हुए धागे की समान संरचना थी और कई प्रकार के डीएनए यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या यहाँ 1 हो जाएगी और यहाँ गुणसूत्रों की संख्या कई हो जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों झिल्ली से घिरे अंगक यहाँ पर अनुपस्थित थे। कोई भी अंगक ऐसा नहीं था जो झिल्ली से घिरा हुआ हो, जबकि यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे अंगक हैं जो झिल्ली से घिरे हुए हैं। उदाहरण आप माइटोकॉन्ड्रिया ले लीजिए, उदाहरण के लिए आप लाइसोसोम ले लीजिए, उदाहरण के लिए आप अंतःप्रद बीजालिका हो गई, आपकी गोल्जिकाएँ हो गए इत्यादि, ये सब झिल्ली से घिरे हुए अंगक उपस्थित हैं। कोशिका का विभाजन। इस प्रकार की कोशिकाएं का विभाजन मुख्यतः विखंडन द्वारा, यानी कि एक कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं और बड़ी होने के पश्चात वह 2 भागों में टूट जाती हैं और दोनों कोशिकाएं अलग अलग फिर से विकसित करती हैं। या फिर मुकुलन होता है, बडिंग होता है, एक कोशिका में से छोटे से बड निकलते हैं और उनसे फिर वह टूटकर अलग हो जाता है और वह टूटा हुआ कोशिका फिर से बड़े कोशिका में ग्रो कर जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन मुख्य रूप से माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है। जब हम लोग आगे कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब वहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस का अध्ययन विस्तृत रूप में करेंगे। उदाहरण देख लीजिए बच्चों। उदाहरण में हम आते हैं तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण जीवाणु हो गया और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, पौधे, मनुष्य इत्यादि में पाए जाने वाले कोशिका इसके यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हो गए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका अच्छे से समझ में आई होगी और दोनों का अंतर भी आप अच्छे से कर लेंगे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपके परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसकी आप अच्छे से समझ बनाएं और समझ ऐसा बनाना है कि यह रटना नहीं है। आप एक बार समझ लें और जब भी इससे कोई आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप अपनी समझ से इसे लिख सकें। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।